हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अर्थशास्त्र 12th अर्थशास्त्र का एक वायरल पेपर लेकर आए हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं अर्थशास्त्र में पेपर देने वाले हैं इस बार 2025 में, तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, फिर उसके बाद में आपका विस्तृत उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय, सभी प्रकार के क्वेश्चंस इस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में पेपर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। तो इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोगों को तैयार कर लेना है। यहाँ पर देखिए अनुक्रमांक लिखा है और नाम यहाँ पर आपको लिखना है। पेपर कोड आप लोग लिख लीजिए स्टूडेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसकी बहुत अहमियत होती है। 660 XP पेपर कोड है। अर्थशास्त्र क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, यानी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए 236 CAB कोड है। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाता है। हर एक सब्जेक्ट में यही समय निर्धारित होता है। निर्देश में देखिए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी ये जो पेपर है आपको अच्छे से बोर्ड एग्जाम में, यानी जब पेपर होगा आपका तब अच्छे से 15 मिनट पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी इसमें पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी अनिवार्य करना है। उसके बाद में देखिए तीसरा पॉइंट में प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिनका केवल सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर 1924 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। और 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 300 शब्दों में आपको देना, जिसके लिए 10 नंबर आपको दिया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक वायरल पेपर है अर्थशास्त्र के स्टूडेंट के लिए। इसमें बताए गए क्वेश्चंस को आप लोगों को कॉपी में लिख लेना है। ठीक है, तो चलिए ये पेपर को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला फर्स्ट में हमारा 10 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाता है, तो सबसे पहले हम उसी को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बहुविकल्पीय का, इच्छा व एक दूसरे से भिन्न है। अब ऑप्शंस देख सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए आपका मांग, बी लोच, यानी यहाँ पर सी होना चाहिए, बी लोच, सी आपका, ठीक है, बी आपका पूर्ति, सी आपका लोच और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका मांग हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अब देखिए किस तरह से इच्छा व मांग एक दूसरे से भिन्न है, तो पहले क्वेश्चन का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा नंबर, मांग की लोच को प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है, तो वो आपका मर्सल को। अब देखिए मर्सल का पूरा क्या नाम है, अल्फ्रेड मर्सल। ठीक है, अल्फ्रेड, याद रखिएगा, अल्फ्रेड मर्सल इनका पूरा नाम है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। दूसरा इसमें हमारा बहुविकल्पीय क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, और ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को आराम से देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब कुल उत्पादन होता है। तो जो कुल उत्पादन होता है वो क्या होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है, या इनमें से कोई नहीं, या अधिकतम होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें से जो आपका 3 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो अधिकतम हो जाएगा, यानी जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब क्या है, जब कुल उत्पादन होता है वो अधिकतम हो जाता है। तो 1-1 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स के मैंने बहुत सारे वीडियोज अपने चैनल पर बना रखे हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं और 12th में हैं वो अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स की, तो हमारे चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और 2 लोगों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा स्टूडेंट। अब आपको करना क्या है, आप इतना सारी चीज़ें कर लिया, अब आपको तैयारी करनी है अच्छे से। तो आपको करना क्या है, प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगा चैनल पर, वो भी इकोनॉमिक्स का, तो आप लोग जाइए उसको चेक कीजिए, उसमें जितने भी वीडियो तैयार कर लीजिए। आपकी पेपर से पहले तैयार कर लोगे तो पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है, यानी जो पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है, कौन सा नहीं है, ये आप लोगों को बताना है स्टूडेंट। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका सी हो जाएगा, कीमत विभेद हो जाएगा। इसको कीमत विभेद को और भी अन्य नाम से जाना जाता है, जिससे उत्पादन विभेदीकरण। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है, तो वो आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, संतुलन कीमत में निचली कीमतों पर होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो संतुलन कीमत है इसकी निचली कीमतों पर क्या होती है,
अधिपूर्ति होती है, अधिमांग होता है, उच्चतम कीमत होता है या न्यूनतम कीमत होता है। तो आप लोग बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट। तो इनमें से अधिमांग हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाते हैं और आप लोग स्टूडेंट देख सकते हैं कि पेपर के फर्स्ट में ही बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी ध्यान देना, आप लोग समझ सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र को एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? पीगू के द्वारा, पेरेटो के द्वारा, वालरस द्वारा या जे.एम. कीन्स के द्वारा। ठीक है, तो इनका जो जे.एम. कीन्स है इसी का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे.एम. कीन्स का पूरा नाम क्या हो जाएगा? जॉन, ठीक है, जॉन मेनॉल्ड, देखिए जॉन मेनॉल्ड, ठीक है, कीन्स द्वारा समष्टि अर्थशास्त्र के एक पृथक अध्ययन की शाखा के रूप में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 7 नंबर, देखिए कि विश्वव्यापारी, यहाँ पर देखिए विश्वव्यापी, ठीक है, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी स्टूडेंट? तो 1929 में हुई थी। 7 नंबर का ए विकल्प जो कि अक्टूबर महीने में इसकी यानी जो है मंदी की अक्टूबर महीने में शुरुआत हुई थी। विश्वव्यापी मंदी की जो प्रारंभ हुआ था वो 1929 में अक्टूबर के महीने में इसकी शुरुआत हुई थी मंदी की। ठीक है स्टूडेंट, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से एक टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थोड़ा दिमागी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग बहुत ही ईजी तरीके से दे पाएंगे। आप लोगों ने थोड़ा दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन पर, 8 नंबर क्वेश्चन पर, तो इसका आंसर आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, क्या टिकाऊ की बात हो रही है? ठीक है, तो फ्रिज में सामान रखा भैया वो टिकेगा नहीं। मेज भी क्या है, कभी कभी टूट जाता है। ठीक है, भोजन भी क्या होता है, खाते हैं पच जाता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पर देखिए टिकाऊ हो जाएगा राइट आंसर, जो कि इसमें जो टिकाऊ का उपभोक्ता वस्तु नहीं है वो भोजन नहीं है, क्योंकि भैया ये क्या है, टिकाऊ नहीं है, भोजन खाते हैं पच जाता है। ठीक है, तो ये टिकाऊ वस्तु नहीं है, आप लोग समझते हैं। तौलिया भी टिकाऊ है, मेज भी है, फ्रिज भी है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें से जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो डी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि टिकाऊ नहीं है, यानी टिकाऊ की बात हो रही है कि भैया कौन सी टिकाऊ नहीं है। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का डी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति करता है। कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? तो वो आपका केंद्रीय बैंक करता है। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय बैंक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो वर्तमान में स्टूडेंट बात किया जाए तो 12 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। अब वो कौन कौन से बैंक है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहला भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा, तीसरा कैनरा बैंक, चौथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पांचवा पंजाब नेशनल बैंक और आपका 6 नंबर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 7वां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और 8वां यूको बैंक, 9 नंबर इंडियन बैंक जो कि अब इलाहाबाद था, 10वां आपका बैंक ऑफ इंडिया, 11वां पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, एक और आपका हो जाएगा, ठीक है, रिजर्व बैंक और हो जाएगा। तो टोटल बाद में देखिए आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, यानी जब आप एक क्वेश्चन का आंसर देंगे तब आपको 3 नंबर एग्जामिनर देगा। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुद्रा का संचालन वेग क्या है, इसके बारे में हमें बताना है, यानी इसका आंसर देना है कि जो मुद्रा का संचालन वेग है ये क्या है। ठीक है, तो परिभाषा देना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है और आप लोगों को मैंने निर्देश में ही दिखा दिया था तो कितने शब्दों में देना है। तो आप लोग जब 15 मिनट पेपर को पढ़िएगा तो वो निर्देश को कंप्लीट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन है मुद्रा वाला, तो इसका आंसर देख लीजिए, मैंने पूरा सोल्यूशन करके आपको बताना है। तो देखिए मुद्रा का संचालन वेग क्या है, इसके बारे में देखिए उत्तर है मुद्रा की एक इकाई अवधि। देखिए मुद्रा की एक इकाई की अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे मुद्रा का संचालन वेग कहते हैं। ठीक है, तो ये पहले नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, सकल मूल्य वर्धित और निवल मूल्य वर्धित किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको आंसर देना है।
ठीक है। ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट। देखिए अर्थशास्त्र में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है और जो स्टूडेंट अर्थशास्त्र पे 100% स्टडी देंगे यानी 100% मन लगाकर पढ़ाई करेंगे उनका अच्छा नंबर जाएगा। लेकिन देखिए काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं कमज़ोर स्टूडेंट होते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो आप लोग हमारा टॉपिक का वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने सारे डाउट आपके क्लियर किए हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज टॉपिक उसमें बताया है जो कि आपकी कंप्लीट तैयारी कराएंगे। ठीक है, तो 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पर स्क्रीन पर। सकल मूल्य वर्धित और निवल मूल्य वर्धित किसे कहते हैं, इसके बारे में परिभाषा है। मूल्य वर्धित में मूल्य ह्रास को शामिल करने पर प्राप्त मूल्य वर्धित के मूल्य को सकल मूल्य वर्धित कहा जाता है, जबकि मूल्य वर्धित से मूल्य ह्रास को घटाने पर प्राप्त मूल्य वर्धित मूल्य को निवल मूल्य वर्धित कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को अभी से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक बताइए। हमें इसका 2 घटक बताना है। ठीक है, आपका खंड खा का जो पहला चैप्टर है समष्टि अर्थशास्त्र, उससे लिया गया क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पर। समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक इस प्रकार है। उत्तर में देखिए समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक निम्नवत है। सबसे पहला है उत्पादन और रोजगार के संतुलन स्तर से संबंधित सिद्धांत। दूसरा है अर्थव्यवस्था में, ठीक है, क्या है, अर्थव्यवस्था में कीमत व्यवहार ब्रैकेट में है मुद्रास्फीति एवं अस्फीति से संबंधित सिद्धांत। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र के 2 घटक हैं जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, उच्चतम निर्धारित कीमत से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। और इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग चाहते हैं तो आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। ठीक है, और बुक में भी आपको इकोनॉमिक्स की बुक में भी देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन का आंसर। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम निर्धारित कीमत से आप क्या समझते हैं। उत्तर है किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित सीमा कहते हैं। प्रायः आवश्यक वस्तुएं इसमें होती हैं जैसे गेहूँ, चावल, मिट्टी का तेल और चीनी आदि के लिए ऐसी कीमत तय की जाती है। ठीक है, तो जो आपका क्वेश्चन पूछा गया कि उच्चतम निर्धारित कीमत से आप क्या समझते हैं, इसका मैंने परिभाषा भी दे दिया है। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टूडेंट, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, बस आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। और मैं अपने चैनल पर जो हमारे आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, उनकी मैं पूर्ण रूप से अच्छे से तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, मैं दिन रात मेहनत करके आपके लिए वीडियोज लेकर आता हूँ। आप लोग देख सकते हैं मेरे गला भी बैठ चुका है, तो आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए स्टूडेंट। 100% स्टडी पर दीजिए क्योंकि 2.5 महीने बचे हुए हैं। 2.5 महीने में आपको 95% लाना है, तो आपको अच्छे से दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, तब आप जाकर 95% का सपना पूरा कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, कीमत स्वीकारक क्रेता और कीमत स्वीकारक विक्रेता को परिभाषित कीजिए। परिभाषा देना बेसिकली। ठीक है, तो आंसर इसका भी देखिए, कीमत स्वीकारक क्रेता और कीमत स्वीकारक विक्रेता को परिभाषित कीजिए। उत्तर है कीमत स्वीकारक क्रेता में है कि खरीदार सदैव न्यूनतम कीमत पर, ठीक है, वस्तु खरीदना चाहता है, किंतु वो ये यहाँ पर देखिए, किंतु वह ये भी जानता है कि उसने बाजार कीमत से कम कीमत पर वस्तु की मांग की तो वस्तुएं, यहाँ पर देखिए, वस्तु उसे कोई भी फर्म उपलब्ध नहीं करा सकती। ठीक है, तो ये कीमत स्वीकारक क्रेता का है। अब देखिए कीमत स्वीकारक विक्रेता का, यानी एक क्रेता विक्रेता है। जैसे हम क्या है, हम स्टूडेंट क्या है, विक्रेता भी है क्रेता भी है। ठीक है, क्रेता तो जरूर है स्टूडेंट, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मान लीजिए कि मैंने क्या है किराना स्टोर खोल रखा है, तो हमें भी क्या है कपड़े की ज़रूरत होती है, तो कपड़े का भी दुकान किसी न किसी ने खोल लिया है, तो हमें कोई ना कोई सामान जो है वो जरूरी है। ठीक है, तो देखिए कीमत स्वीकारक विक्रेता में कि कोई भी विक्रेता यानी उत्पादक अपनी वस्तु के दाम बाजार कीमत से अधिक नहीं रख सकता, उसे अपने उत्पाद की कीमत बाजार कीमत से कम या सामान रखनी होगी। यानी बाजार से कम रख सकते हैं और नहीं तो उसके सामान रखते हैं, लेकिन उससे ऊंचा आप लोग नहीं रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यही बताया गया 5 नंबर क्वेश्चन में, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है उत्पादन फलन क्या है, इसके बारे में बताना है आपका। 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर देखिए। उत्तर है कि किसी फर्म द्वारा उपयोग में लाए गए आगातों तथा, यहाँ पे देखिए, आगातों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य पाए जाने वाले फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन
कहा जाता है। ठीक है, फलनात्मक संबंध को क्या कहा जाता है? उत्पादन फलन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है स्टूडेंट, 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि हासमान, यहाँ पे देखिए हासमान उपयोगिता नियम को समझाइए। परिभाषा पूछा गया, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 8 तिरिक 24 यानी 24 नंबर तो आपका स्टूडेंट इसी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर देखिए, आंसर है, उत्तर है कि हासमान उपयोगिता नियम के अनुसार जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपयोग, यहाँ पे देखिए उपयोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ावा, यहाँ पे देखिए उपभोग को बढ़ाया जाता है, वस्तु के उपयोग को बढ़ाया जाता है, रखते हुए किसी वस्तु का उपभोग क्या बढ़ाया जाता है, वस्तु की हर अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 7 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर कि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो इसका आंसर आपको देना भैया, 3 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। अब इसका आंसर देखिए किस तरह से है। ठीक है, देखिए उत्तर है, अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों को अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध, यहाँ पे देखिए निर्बाध अतः अंतः क्रिया प्रदान करती है। ठीक है, तो ये 8 नंबर क्वेश्चन भी था। तो टोटल जो स्टूडेंट हमारा 8 क्वेश्चन था, बेसिकली अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का था, मैंने आपको बता दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन बैंक में भी इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नहीं तो जो मैंने क्वेश्चन बताया उसको आप लोगों ने तैयार किया होगा तो अच्छी बात है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। देखते हैं स्टूडेंट लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि टोटल इकोनॉमिक्स में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का होता है। तो 6 का 36 नंबर तो आपका इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो 24 यहाँ पर देखिए, 24 और 36 कितना होता है? 6 4 10, और इसमें 10 और जोड़ दीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, और 30 और जोड़ दीजिए स्टूडेंट आपका विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन का। तो देखिए 100 नंबर का पूर्णांक कैसे कंप्लीट हो जाता है? 6 4 10, 10 के 0 हासिल लाइन 1, 3 2 5 6। ठीक है, 6 6 3 9 10, ये देखिए टोटल 100 नंबर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रत्यक्ष कर का अर्थ लिखिए, इसके प्रमुख लाभों पर प्रकाश डालिए। तो जो प्रत्यक्ष कर है स्टूडेंट, इसके बारे में आपको बताना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है और टोटल आपको कितने शब्दों में देना है इसका आंसर? 100 से लेकर 125 शब्दों में इसका आंसर आपको देना है अर्थशास्त्र में स्टूडेंट। ठीक है, आप लोगों ने निर्देश को अच्छे से पढ़ा होगा, मैं आपको फिर से दिखा दूं निर्देश। ठीक है, ताकि आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर रहे। ये जो निर्देश होता है स्टूडेंट, इसको आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 19 से 24 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जिनका उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है, यानी वही 150 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है, तब जाकर आपको एग्जामिनर 6 नंबर देगा। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर का सबसे पहले आपको परिभाषा देना है और इसके प्रमुख लाभों का भी प्रकाश डालना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 20 नंबर कि मांग के जो प्रमुख, जो यहाँ पर देखिए निर्धारक तत्वों की व्याख्या करना है। तो इसके जो प्रमुख निर्धारक तत्व है इनकी आपको व्याख्या कर देना है। आपको 6 नंबर एग्जामिनर दे देगा। अब देखिए किस चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो चैप्टर का नाम है आपका उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। ठीक है, आपका सेकंड चैप्टर और उससे लिया गया इसके ये क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में क्या अंतर है, इसके बारे में समझाना है या समझाइए। ये क्वेश्चन पूछा गया भैया कि भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन क्या है, अंतर हमें समझाना है। तो 6 नंबर का ये भी आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो लिया गया है, किससे लिया गया क्वेश्चन है, आप याद रखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका लिया गया है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र, जो कि आपका खंड खा का, यानी याद रखिएगा सेक्शन बी का 6 नंबर चैप्टर है, उससे लिया गया आपका ये 21 नंबर क्वेश्चन है। उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखने को मिल जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उपभोक्ता प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। ठीक है, तो उदाहरण और चित्र की सहायता से हमें इसका समझाना है, तो इसका भी आंसर आपको बुक में मिल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको किस चैप्टर में मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा। पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, जो कि आपका क्या है 4th नंबर चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, उससे लिया गया क्वेश्चन है, इसको भी आपको तैयार कर ले देना है। उसी में लघु उत्तरीय क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा।
24 नंबर क्वेश्चन है, अनिधिमान वक्र को परिभाषित कीजिए। अनिधिमान वक्र मानचित्र से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताना भैया। ठीक है, तो क्वेश्चन वही आपको मिलेगा जो है, चैप्टर का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जो आपका सेकंड चैप्टर है। ठीक है, उससे में इसका आंसर मिल जाएगा, तैयार कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर इसका आंसर आप क्वेश्चन बैंक और बुक में ढूंढिएगा। मैंने चैप्टर का भी नाम बताया, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बस आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए। अगला मेरा वीडियो आएगा आप सभी के लिए, जो कि कैसे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखे, तो वो वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगा, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो पाए। अब देखिए स्टूडेंट, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ चुका है। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न क्या, 3 क्वेश्चन का हमें आंसर देना, जिसके लिए हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 10 नंबर एग्जामिनर देगा। ठीक है, तो टोटल 30 नंबर मिलेगा जब हम 3 क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, और हर एक क्वेश्चन का हमें आंसर 300 शब्दों में देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन लागत का अर्थ लिखिए, चित्र की सहायता से औसत लागत तथा सीमांत लागत को समझाइए। ठीक है, तो उत्पादन लागत का हमें सबसे पहले अर्थ लिखना है। ठीक है, और चित्र की सहायता से हमें औसत लागत तथा सीमांत लागत को समझाना है डिटेल में। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम से पहले देखिए, बोर्ड एग्जाम में ऐसे अथवा करके 2 क्वेश्चन दिए होंगे। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को करना है, लेकिन फिलहाल आप ये 6 क्वेश्चन जितने भी दिए विस्तृत उत्तरीय को, सभी को तैयार कर लेना है। कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए किसी को नहीं पता है, और यदि तैयार करे रहोगे भैया तो इससे पूछा जाएगा, तो आपका जो है 30 नंबर कंफर्म हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन पर आपको 10 नंबर मिलेगा। तो किन्स के पूर्ण रोजगार सिद्धांत को विस्तार से समझाइए, ये भी है आपका। 26 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, अथवा करके है किसी देश के केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डालिए, ये भी क्वेश्चन है आपका। 27 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए, हमें परिभाषा देना है राष्ट्रीय आय का। ठीक है, और इसे मापने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं इसके बारे में समझाना है। ठीक है, तो 6 नंबर आपको दिया जाएगा स्टूडेंट किसके, राष्ट्रीय आय को परिभाषित करने के लिए, और 4 नंबर दिया गया इसकी कठिनाइयों को बतलाने के लिए। अथवा करके क्वेश्चन है कि मांग की लोच क्या है, इसे मापने की प्रतिशत रीति को समझाइए। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में तो आपको 3 ही क्वेश्चन करना है, लेकिन फिलहाल आप ये 6 क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। विस्तृत उत्तरीय का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 30 नंबर आपको इकट्ठे ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि मैंने पेपर को आप सॉल्व कर दिया है। इंपॉर्टेंट पेपर है आप सभी के लिए, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के लिए, तो इसमें बताए गए क्वेश्चंस को आप लोग रेड कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। पेपर आप लोग अपने बुक में, आपके क्वेश्चन बैंक में पेपर दिया होगा, बुक में भी दिया होगा मॉडल पेपर, 3 मॉडल पेपर दिए होंगे, उसको आप लोग पढ़िए। उसको भी आप 3 घंटे का शेड्यूल लगाकर उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, पेपर सॉल्व कीजिए, और आपका जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका एक प्रैक्टिकल पूरा बने रहेगा कि हम इतने घंटे में सॉल्व कर सकते हैं पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, और जितना भी मैं मॉडल पेपर लेकर आता हूँ, सारे मॉडल पेपर को न्यू पैटर्न पर है, सारे को सॉल्व कीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा। जय हिंद।